दोस्तों अगर आप डेमोग्राफी का थ्योरी पढ़ते हैं तो डेमोग्राफी में एक कंसेप्ट आता है पॉपुलेशन पिरामिड। तो उसके बारे में मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से डिटेल में समझाने वाला हूं क्या होता है पॉपुलेशन पिरामिड। तो देखिए ये पॉपुलेशन पिरामिड है, आप एक बार जरूर ध्यान से देखिएगा। और ये वर्ल्ड की पॉपुलेशन है। पॉपुलेशन पिरामिड में मैं आपको पूरी डिटेल में बताने की कोशिश करूंगा बच्चों। देखिए पॉपुलेशन पिरामिड में दो एक्सेस होते हैं। जैसे एक्स एक्सिस में हमें बताया हुआ है परसेंटेज, यानी कि जनसंख्या का कितना भाग है उसको परसेंटेज में व्यक्त किया गया है। और यहाँ पर ऊपर जो है वो वर्ग दिखाया गया है, एज का जो ग्रुप है वो दिखाया गया है। जैसे एग्जाम्पल के लिए एक एज ग्रुप है 0 to 4, 5 to 9, 10 to 14। तो ये जो है ना ये हमारा चाइल्ड डिपेंडेंसी रेशियो कहलाता है, चाइल्ड डिपेंडेंट कहलाते हैं। ठीक है, चाइल्ड डिपेंडेंट का मतलब है कि ये वो लोग हैं जो कार्य नहीं करते हैं क्योंकि बच्चे हैं। और इसके अलावा ये जो वाला ग्रुप है, ये वाला यहां से लेके और पूरा का पूरा यहां तक, दिस वन, ये हमारी कहलाती है वर्किंग पॉपुलेशन, कार्यशील जनसंख्या। और यहां से लेके यहां तक एक बार फिर से हमारी डिपेंडेंट पॉपुलेशन है, डिपेंडेंट पॉपुलेशन है। यानी कि यहां पर सबसे पहले हमें समझना है कि जो पॉपुलेशन पिरामिड है, पॉपुलेशन पिरामिड में दो एक्सिस होते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पे लिखी जाती है जनसंख्या प्रतिशत में और वाई एक्सिस पे लिखी जाती है उम्र। जैसे कि यहां पे दिखाया हुआ है 0 to 4, तो ये वाला बता रहा है कि विश्व की जनसंख्या का 4.3% महिलाएं जो हैं वो 0 से 4 उम्र की हैं, जबकि पुरुषों में ये जनसंख्या जो है वो 4.5% है। अब आप देखिए आकृति में ये पिरामिड के रूप में है। पिरामिड क्यों है? क्योंकि ऊपर जैसे जैसे ऊपर की तरफ चढ़ रहा है ये संकुरा होता चला जा रहा है, संकुरा होता चला जा रहा है। इसका मतलब आने वाले वक्त में बच्चों की जो जनसंख्या है वो बढ़ने वाली है, क्योंकि ये जो बच्चे हैं ना ये वाले आने वाले वक्त में देखिए ये सारे के सारे जो है ये 5 साल बाद, 10 साल बाद, 15 साल बाद प्रोडक्टिव एज में आ जाएंगे। यानी कि ये सारे के सारे जो हैं ये प्रजनन दर इनकी ज़्यादा होगी, कार्यशील जनसंख्या ज़्यादा होगी। तो इस तरीके से बच्चों हमारा पॉपुलेशन प्रोजेक्शन होता है। मैं आपको इंडिया का भी बताऊंगा। तो इंडिया का भी हम एक बार बता देते हैं, इंडिया का जो है वो किस तरीके का है। देखिए मैं आपको इंडिया का बना के दिखा रहा हूँ। ये हम इंडिया पे आ जाते हैं। ठीक है, ये आपको इंडिया का स्ट्रक्चर आप देखने को मिलेगा। और अगर हम बात करें बिल्कुल स्टार्टिंग से, यानी कि हम बात करते हैं जब भारत आज़ाद हुआ था उस समय से, 1950 से ले लेते हैं। देखिए 1950 में भारत का इस तरीके का पॉपुलेशन पिरामिड था। और अगर आप इस पॉपुलेशन पिरामिड को ध्यान से समझोगे तो इससे हमें पता चलता है कि 1950 में जो ये बच्चे थे, यानी कि ये डिपेंडेंस पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा थी। देखिए काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेशन जो है, हालांकि जो ऊपर वाले एज के लोग हैं वो काफ़ी कम थे, लेकिन आप यहाँ देखोगे तो डिपेंडेंसी लोग काफ़ी ज़्यादा थी। यानी कि ये सारे के सारे अगर आप परसेंटेज में आप निकाल लीजिएगा, काफ़ी सारी जनसंख्या जो है वो डिपेंडेंट थी, आश्रित थी। और इसकी वजह से आप ये भी कह सकते हो कि जनसंख्या जो है वो एक तरीके से उसकी जो प्रोडक्टिविटी है वो काफ़ी कम होती है, क्योंकि अधिकतर लोग जनसंख्या जो है वो बाहर की तरह होती है। लेकिन जैसे जैसे समय गुजरता है, अब देखिए भारत में यहाँ तक ट्रेंड जो है उसमें किसी भी तरीके का परिवर्तन नहीं आया। अब मैं आपको 5 ईयर बढ़ा के दिखा देता हूँ। देखिए और ऊपर जनसंख्या जो है वो चेंज हो रही है। तो अब हम बात कर रहे हैं धीरे धीरे करके, अब आप देखिएगा हम बात कर रहे हैं, अब ये वाला हिस्सा जो है ये सिकुड़ता जा रहा है, नीचे से हिस्सा सिकुड़ता जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि आने वाले वक्त में भारत की जो जनसंख्या है उसमें अब कमी देखने को आपको मिलेगी। यानी कि जैसे जैसे नीचे वाला हिस्सा जो है वो सिकुड़ता चला जाएगा, अंदर की तरफ चला जाएगा। और वापिस हम आ जाते हैं 2020 के आंकड़ों पर। ये तो 2025 आ गया, 2020 पे ही आ जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अब आप देखेंगे तो हमारा जो बेस है, यानी कि ये जो बच्चे हैं ये कम हैं और ये वाले बच्चे जो हैं वो ज़्यादा हैं। तो बच्चों जनसंख्या पिरामिड इसको बोलते हैं। जनसंख्या पिरामिड से हमें 3 चीज़ों के बारे में जानकारी मिलती है। एक तो हमारी जानकारी मिलती है एज स्ट्रक्चर, यानी कि आयु संरचना के बारे में। दूसरा हमें जानकारी मिलती है लिंग संरचना के बारे में। तीसरी हमें जानकारी मिलती है जनसंख्या की माध्य आयु, या आप कह सकते हो माध्य आयु, औसत आयु आप बोल सकते हो, औसत जनसंख्या की आयु। और चौथा हमें पता चलता है कि जनांकीय लाभांश किसी देश को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, जनांकीय लाभांश। तो बच्चों इस
पहले पॉपुलेशन पिरामिड की सहायता से हम इन 4 टॉपिकों को आपको समझाने की कोशिश करेंगे। आयु संरचना के बारे में, लिंग संरचना के बारे में, औसत आयु के बारे में और जनांकीय लाभांश के बारे में। तो भारत का आप एक बार फिर से देख लीजिए, आने वाले वक्त में ये जो हिस्सा है ये सिकुड़ता चला जाएगा और ये वाला हिस्सा जो है वो चौड़ा होता चला जाएगा। मैं आपको एक बार दिखा भी देता हूं। अगर हम पॉपुलेशन प्रोजेक्शन का सहारा लें तो हमें पता चलेगा कि आने वाले वक्त में देखिए यहां पर जाके भारत की जो जनसंख्या है, इस पॉइंट पे जाके कहीं ना कहीं भारत की जनसंख्या मैक्सिमम हो जाएगी इस वाले पॉइंट पे जाके, ठीक है। यानी कि इस पॉइंट 2050 तक आते आते भारत की जनसंख्या जो है वो अपने अधिकतम स्तर पे पहुंच जाएगी और उसके बाद भारत की जनसंख्या जो है वो गिरना शुरू कर देगी। तो बच्चों ये है हमारा भारतीय जनसंख्या का प्रोजेक्शन। और अब हम बात करते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। तो हम आपको देखिए यहां पे आपको समझा देते हैं। देखिए सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि जनसंख्या पिरामिड एक प्रकार का रेखा चित्र है जो विभिन्न आयु वर्गों के पुरुषों और महिलाओं की संख्याओं को व्यक्त करते हैं। ये हमने ऑलरेडी समझा दिया। आप नाम याद रखिएगा अगर एग्जाम में आ जाता है, WM थॉमसन और आर्थर लेविस ने इसका सर्वप्रथम प्रतिपादन किया था। इसकी आकृति पिरामिड की होती है क्योंकि हमने ऑलरेडी बता दिया इसका निचला हिस्सा जो है वो चौड़ा होता है और ऊपरी हिस्सा जो है वो बड़ा होता है। तो पॉपुलेशन पिरामिड देखिए इस तरीके का है। इसको बोलते हैं विस्तारित होती जनसंख्या। यानी कि अगर पॉपुलेशन पिरामिड नीचे छोटा है और ऊपर इस तरीके का है, इसका मतलब ये हुआ कि जनसंख्या यहां पे बढ़ने वाली है क्योंकि ये जो नीचे का हिस्सा है ना, ये भविष्य में जाके ज्यादा बच्चे पैदा करेगा। यानी कि भविष्य में जनसंख्या बढ़ेगी, तो इसको बोलते हैं बच्चों विस्तारित होती जनसंख्या। तो यहां पे हमने इसके कुछ पॉइंट भी लिखे हुए हैं, आप एक बार इसको भी पढ़ लीजिए। इसकी आकृति भुजाकार होती है जो लगभग पिरामिड की आकृति से मिलती जुलती है। इसका आधार जो है वो अधिक चौड़ा होता है, शीर्ष संकरा होता है। इसका आधार अधिक चौड़ा होता है, वो दर्शाता है कि आयु वर्ग जो है 0 से 14 उनकी जनसंख्या अधिक है। इसमें जन्म लेने वालों की संख्या अधिक होती है अर्थात जन्म दर भी ऊंची होती है। इसका शीर्ष संकरा होता है जो बताता है कि 60 साल से अधिक आयु के जो लोग हैं वो कम हैं। इसमें उच्च आयु वर्ग वाले लोगों की मृत्यु दर अधिक होती है। यानी कि ऊपर जो जैसे जैसे वो ऊपर चले जाओगे वहां पर मृत्यु दर ज़्यादा होगी और उच्च आयु वर्ग वाले लोगों की मृत्यु दर अधिक होती है। ये तो हमने ऑलरेडी बता दिया। अब कुछ देश देख लीजिए, बांग्लादेश, नाइजीरिया, ठीक है। पहले तक भारत भी इसमें आता था। तो अब हम एक बार देखते हैं कि कोई ऐसा देश है क्या जिसमें जनसंख्या का प्रोजेक्शन इसी तरीके का है। तो देखिए यहां पर हम एक देश ले लेते हैं, जैसे हम ईरान ले लेते हैं। ईरान को ले लिया है और हम ये जनसंख्या का जो आकृति है करंट में ले लेते हैं 1900। तो देखिए यहां की जनसंख्या तो खैर काफी बदली है और ये देश लेते हैं, अफगानिस्तान का देख लेते हैं, ठीक है बच्चों, 2020 का। तो देखिए अफगानिस्तान की जो जनसंख्या की आकृति हमें देखने को मिल रही है वो ये बता रही है कि यहां पर जनसंख्या विस्तारित है। यानी कि आने वाले वक्त में जनसंख्या तेजी से बढ़ेगी क्योंकि ये वाली जनसंख्या काफी ज्यादा है। तो इस तरीके से पता चलता है कि जिस देश में जनसंख्या जो है वहां पर नीचे का जो स्लॉट है वो चौड़ा होता है, वहां पर जनसंख्या भविष्य में तेजी से बढ़ने वाली है। इसको आपने समझा बच्चों। इसके अलावा एक और मैं आपको पॉइंट बताने वाला हूं जिसको हम बोलते हैं स्थिर जनसंख्या। अब देखिए भारतीय जनसंख्या की बात करेंगे तो भारत कुछ दिनों में ही इस स्थिति को प्राप्त कर लेगा। इस स्थिति में क्या होता है, आप देखिए नीचे का जो आकार है वो सिकुड़ा हो जाता है, बीच का आकार थोड़ा सा बड़ा होता है और ऊपर फिर सिकुड़ जाता है। तो इसको बोलते हैं बच्चों स्थिर जनसंख्या। यानी कि स्थिर जनसंख्या वाली स्थिति में जो भारत है वो अब जल्दी ही भारत स्थिर जनसंख्या वाली अवस्था में पहुंच जाएगा क्योंकि देखिए ये नहीं है कि पॉपुलेशन पिरामिड जो प्रोजेक्शन कर रहा है वास्तविक स्थिति उससे ही वैसी ही हो। अभी हाल में ही फैमिली सर्वे जो सर्वे आया है भारत सरकार का, उसमें ये बताया गया है कि महिलाओं की जो संख्या है वो पुरुषों से ज़्यादा है, मतलब बच्चों में खास तौर पे। और साथ ही साथ भारत की जनसंख्या जो है वो काफ़ी हद तक जो प्रजनन दर है, फर्टिलिटी रेट है, वो 2.1 तक आ गया है भारत का। यानी कि लगभग हम स्थिर जनसंख्या के लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। हालांकि वो डेटा जो है बहुत ही छोटा लेवल पे लिया गया है। 2021 की जो जनगणना है उससे हमें और स्थिति काफ़ी हद तक कवर होगी। तो ये स्थिर जनसंख्या की स्थिति है बच्चों जिसमें एक घंटी की आकृति की बन जाती है। घंटी की आकृति का मतलब है कि इस तरीके से पहले ऊपर से छोटा फिर बड़ा और फिर छोटा, इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके की जनसंख्या की आकृति ले लेती है। इसके अलावा इसमें पुरुषों की संख्या और स्त्रियों की संख्या बराबर होती है। जन्म दर मृत्यु दर लगभग समान होती है। युवा ज़्यादा होते हैं। जनसंख्या में इस तरीके की जो स्थिति है वो ऑस्ट्रेलिया की है और इस तरीके की जनसंख्या लाभांश का भी फायदा मिलता है। इसके अलावा बच्चों इस तरीके की भी देखिए जनसंख्या होती है
इस जनसंख्या को हम बोलते हैं ह्रासमान जनसंख्या, यानी कि उन देशों में मिलती है जहाँ की जनसंख्या जो है वो अब धीरे भविष्य में गिरने वाली है। देखिए इस तरीके का पॉपुलेशन पिरामिड होता है। मैं आपको जापान का दिखा देता हूँ बच्चों। जापान की जनसंख्या जो है उसका पॉपुलेशन पिरामिड हम आपको बता देते एक बार। देखिए ये है जापान का। अब देखिए काफ़ी कुछ इस तरीके का ही जापान का नज़र आएगा आपको। हाँ इस तरीके का देखिए, यानी कि यहाँ की जो मैक्सिमम पॉपुलेशन है वो ये वाली पॉइंट पर उन्होंने अचीव कर लिया। चेंज हो गया, जापान का ही है, 2005 का हो गया ये। मैं इसको 2020 का ही कर लेते हैं प्रोजेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बता रहा था कि ये वाली लेवल पे अब देखिए जनसंख्या मैक्सिमम है, यानी कि इसके बाद उन्होंने जनसंख्या में अब कमी देखने को उनको मिल रही है। तो इस तरीके की जनसंख्या, जो नीचे का हिस्सा छोटा और थोड़ा सा हिस्सा बड़ा होता है, यहाँ पे इस तरीके की जो आकृति होती है वो ह्रासमान जनसंख्या को डिनोट करती है। तो बच्चों इस तरीके से हमने पॉपुलेशन पिरामिड के बारे में समझा। आप अलग अलग देशों का पॉपुलेशन पिरामिड इस वेबसाइट पे जाके भी आप चेक कर सकते हैं अगर आपको चेक करना हो। तो जो भी पॉपुलेशन पिरामिड है, अगर इंडिया का देखना हो या किसी भी देश का देखना हो, आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं। तो चलिए हम अपने टॉपिक पे वापस आते हैं, ज़्यादा आपको बड़ा नहीं करते टॉपिक को। आयु संरचना पे वापस आते हैं, क्योंकि हमने जैसा कि आपको बताया आपको जानकारी मिलेगी आयु संरचना की। तो बच्चों मैं आयु संरचना के बारे में आपको बता देता हूं। देखिए आयु संरचना में क्या है, मैं आपको यहां पे समझाता हूं। देखिए जो आयु संरचना है उसमें हम पूरी आयु को 3 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। एक तो है 0 से 14, दूसरा है 15 वर्ष से 59 ईयर, और यह है 60 वर्ष से अधिक। ठीक है, इस तरीके से हमने जनसंख्या को 3 हिस्सों में डिवाइड कर लिया। ये जनसंख्या निर्भर होती है, ठीक है, ये जनसंख्या निर्भर होती है, और ये वाली जो जनसंख्या ये कार्यशील जनसंख्या, चाहे कार्य करे ना करे पर कार्यशील जनसंख्या ही कहलाती है। ठीक है जी। तो कार्यशील जनसंख्या का अनुपात ये है, यानी कि हमें ये समझना है कि हमें जो एज स्ट्रक्चर है उससे ये पता चलता है कि कितनी आबादी जो है वो 0 से 14 वर्ष के बीच में है, कितनी आबादी जो है वो 15 से 59 ईयर के बीच में है, कितनी आबादी जो है वो 15 से 59 ईयर के बीच में है। तो यहाँ पे इसके बेस पर हम कुछ रेशोज निकालते हैं, जिसमें हम चाइल्ड डिपेंडेंसी रेशो है, ठीक है, इसके अलावा यंग डिपेंडेंसी रेशो है, ओल्ड डिपेंडेंसी रेशो। मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके से इन सारे के सारे को निकालते हैं। एक तो निकालते हैं निर्भरता अनुपात। निर्भरता अनुपात ये कैसे निकालते हैं, देखिए इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले हम जो 0 से 14 वर्ष के बच्चे हैं की आयु जनसंख्या का प्रतिशत, मान लीजिए हम ऐसे ही एक अंदाजा लगा लेते हैं। मान लीजिए ये हमारी है 12, ये हमारी मान लीजिए 30% है, ये मान लीजिए हमारी है 40%, या ये मान लीजिए 50% है। चलिए इसको 60% मान लेते हैं, इसको 30% मान लिया, और ये 10% है, सुविधा के लिए मान लिया। इसमें प्लस कर देंगे 60 से अधिक आयु की जनसंख्या का प्रतिशत, और डिवाइड कर देंगे, आप एक तरीके से कह सकते हो कुल जनसंख्या से। सॉरी, यहां पे हम डिवाइड करेंगे इसको 15 से 59 वर्ष की जनसंख्या का प्रतिशत इंटू कर देंगे 100 से। यानी इस केस में बात करोगे तो 30 यानी कि 40 डिवाइडेड बाय 60 इंटू 100। तो इससे आपको डिपेंडेंसी रेशियो के बारे में जानकारी मिल जाएगी कि वर्तमान में डिपेंडेंसी रेशियो क्या है। इसमें बच्चों 2 प्रकार के होते हैं डिपेंडेंसी रेशियो भी। एक तो है यंग डिपेंडेंसी रेशियो, दूसरा है ओल्ड डिपेंडेंसी रेशियो। तो यंग डिपेंडेंसी रेशियो में केवल यंग लोगों की पॉपुलेशन को ही शामिल करते हैं, जैसा कि यहाँ पे बताया हुआ है। ये 14 वर्ष गलती से लिख गया है, यहाँ पे जो लिखना है वो लिखना है 15 वर्ष, ये वाला 15 आएगा, ये भी 15 आएगा,
ठीक है, तो आप याद रखिएगा ये 15 ही आएगा कि 15 से 59 आयु वर्ष के समूह लोगों की संख्या का प्रतिशत में आएगा और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। इससे पता चल जाता है वृद्ध जनसंख्या अनुपात, और ये है युवा, यानी कि युवा में क्या करेंगे, केवल युवा पॉपुलेशन को लेंगे और उसको डिवाइड कर देंगे कार्यशील जनसंख्या से, और वृद्ध निर्भरता में वृद्धों को लेंगे और उसको डिवाइड कर देंगे कार्यशील जनसंख्या। जैसे मान लीजिए मैं अपने परिवार की ही बात करता हूं, अगर मुझे निकालना हो मान लीजिए, तो मान लीजिए हमारी पूरी फैमिली में 6 लोग रहते हैं, तो 6 लोग में से क्या होता है, 2 बच्चे हैं जिनकी उम्र 15 साल से कम है, 2 हम युवा हैं और 2 वृद्ध हैं। ठीक है जी, तो इस तरीके से आप डिपेंडेंसी रेशियो की बात करोगे तो 4 को 2 से डिवाइड करेंगे इंटू 100, तो इसका मतलब हमारी डिपेंडेंसी रेशियो आपको पता चल जाएगा कितने लोग डिपेंडेंट है कितने लोगों के ऊपर। टोटल पॉपुलेशन 6 है, 6 में से 4 लोग जो है वो डिपेंडेंट है। तो इस तरीके से बच्चों में डिपेंडेंसी रेशियो के बारे में जानकारी मिलती है। टॉपिक पे वापस आ जाते हैं बच्चों। अब हम देखिए यहाँ पर हमें जनसंख्या के बारे में काफ़ी कुछ जानकारी मिलेगी। तो 1961 में अगर आप देखोगे तो 41% जनसंख्या जो है वो 0 से 14 साल की थी, 56% जनसंख्या 15 से 64 ईयर की थी, और 6% से ऊपर वालों की जनसंख्या मात्र 3% थी। जो बच्चों की जनसंख्या आप देखिए उसमें लगातार कमी आई है, और जो वृद्ध हैं उसमें जनसंख्या में वृद्धि हुई है। लेकिन ओवरऑल आप देखोगे तो युवा लोग जो हैं उनका प्रतिशत भी देखिए यहां तो गिरा है, लेकिन उसके बाद ओवरऑल बढ़ा है। तो ये कुछ डेटाज हैं जिसके वजह से हमें पता चलता है कि 2011 में आप देखोगे तो लगभग 35.2 ये निर्भर लोग थे और 64.8 जो हैं ये कार्यशील जनसंख्या में शामिल हैं। ठीक है बच्चों, तो एक औसत आयु भी है, मीडियन एज ऑफ पॉपुलेशन, उसके बारे में भी आप समझ लीजिए। हाँ देखिए मीडियन एज क्या है, देखिए जैसे मान लीजिए जनसंख्या है, मैं आपको पॉपुलेशन पिरामिड एक बार बता देता हूं। हाँ पॉपुलेशन पिरामिड है, जैसे मान लीजिए जो जनसंख्या है, अब इंडिया की बात करें, मान लीजिए इंडिया की हम बात करते हैं और बात कर रहे हैं इंडिया में, ये देखिए ये हमने इंडिया का बना लिया। तो इस एज पॉपुलेशन में कोई ऐसा एक एज होगी, कोई एक ऐसी एज होगी जो बिल्कुल बीच में जनसंख्या को बराबर हिस्सों में डिवाइड करती है, यानी कि एक हिस्सा जो है वो इससे ऊपर होगा और एक हिस्सा जो है उससे नीचे होगा। इससे पता चलता है कि जनसंख्या की औसत आयु कितनी है। जैसे मान लीजिए हम भारत को युवा देश कहते हैं, इसका क्या मतलब है, भारत कैसे युवा हो सकता है, भारत की जनसंख्या युवा है। तो इसको कैसे पता करते हैं बच्चों, इसके पता करने के भी कुछ तरीके हैं, कुछ मेथड्स हैं, तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे। इसमें बेसिकली हमें याद रखना है कि औसत आयु वो आयु है जो जनसंख्या को 2 हिस्सों में बांटती है। आधे लोग इस आयु से अधिक होते हैं और आधे लोग इस आयु से कम होते हैं। औसत आयु यदि कम है तो यह दर्शाता है कि भविष्य में जनसंख्या तेजी से बढ़ेगी क्योंकि बच्चे ज़्यादा हैं। औसत आयु अगर ज़्यादा है तो यह दर्शाता है कि भविष्य में जनसंख्या घटेगी। तो भारत की औसत आयु की बात करें तो भारत की औसत आयु के बारे में नीचे हम डिटेल आपको बताएंगे। फिलहाल आप ये समझ लीजिए कि वर्तमान में देश है ऐसा मोनाको, उसमें सबसे ज़्यादा औसत आयु है 55.4 और दूसरे स्थान पर जापान है। पहले जापान नंबर 1 पे था, मोनाको ये याद रखिएगा बच्चों। इसमें जापान में जो पॉपुलेशन है वो 8.6 है और सबसे कम जो औसत है वो निगर की है। निगर एक देश है, उसकी ये छोटा सा देश है। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ से हम एक डेटा बता रहे हैं जिसमें हम आप बच्चों को औसत एज के बारे में बात कर रहे हैं। तो अगर हम भारत की बात करें तो भारत में इस तरीके का जो सिंबल है वो इस तरीके की है, इनकी भारत की जो औसत आयु है वो 25 से 30 है। तो ये जो ब्लू है ये यंग पॉपुलेशन को दिखा रहा है, ये सारी की सारी, और जो ब्लैक हो गए ये हमारी ओल्ड पॉपुलेशन है, यानी कि यहाँ पे अब जो जनसंख्या है उसका बड़ा भाग वृद्ध में आ गया है, ये सारे के सारे। तो ये हमें पता है बच्चों, ये वाला जो है ये भी बहुत यंग है। ये देखिए ये सारे के सारे देश जो अफ्रीकन कंट्रीज हैं इसमें ज़्यादा से जनसंख्या यहाँ पे बढ़ने वाली है और इन देशों में जनसंख्या जो है वो अब स्थिर हो जाएगी और यहाँ पे ऑलरेडी जनसंख्या स्थिर हो चुकी है। इस तरीके से बच्चों में पता चलता है मीडियन एज के बारे में। मीडियन एज के बारे में तो मीडियन एज से हमें एटलीस्ट ये पता चलता है कि कितना देश जो है उसकी औसत आयु कितनी है। भारत की बात करें तो बच्चों भारत की जो औसत आयु है आप देखिए 2010 की बात करेंगे तो 25.1 है। तो भारत की जो औसत आयु है उसके बारे में हम यहाँ पे बता रहे हैं। अलग अलग वर्षों में अलग अलग औसत आयु रही है। तो आप एक बार ये डेटा को पॉज करके देख लीजिएगा। तो ये सारे के सारे डेटा से हमें पता चलता है कि औसत आयु के बारे में कि औसत आयु क्या है। औसत आयु बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है ये जानने के लिए कि भविष्य में जनसंख्या तेजी से बढ़ेगी या धीरे धीरे बढ़ेगी, क्या है स्थिति जनसंख्या की।
बच्चों अगला जो टॉपिक हम इसमें जोड़ रहे हैं, मैं आपको एक बार एग्जैक्ट वैल्यू भी बता देता हूं। ठीक है, तो यहीं से हम शुरू करते हैं बच्चों, ये हमने बता दिया आपको। यहां से शुरू करते हैं जनांकी की लाभांश के बारे में। जनांकी की लाभांश बच्चों एक बहुत ही करंट मुद्दा है, और करंट मुद्दा इसलिए भी है क्योंकि इससे हमें ये पता चलता है कि जनसंख्या जो है वो कितनी निर्भर है। देखिए जनांकी की लाभांश क्या है, उस कंसेप्ट को एक बार हम समझें तो उसके लिए हमें डिपेंडेंसी रेशियो को दोबारा समझना पड़ेगा। पहले एक बार मैं डिपेंडेंसी रेशियो के बारे में आपको फिर से बता देता हूं। देखिए यहां पे हमने आपको बताया था कि दो तरीके की जनसंख्या है, एक ये वाली जनसंख्या है जो निर्भर है, और ये है कार्यशील जनसंख्या। तो अगर कार्यशील जनसंख्या ज्यादा है, कार्यशील जनसंख्या ज्यादा है और निर्भर जनसंख्या कम है, तो ऐसी जनसंख्या को कहते हैं जनांकी की लाभांश। जनांकी की लाभांश यानी कि ये उस पोजीशन में है कि जनसंख्या का फायदा उठा सकते हैं, उत्पादन को बढ़ा सकते हैं, अपनी आय को बढ़ा सकते हैं। यही बात बच्चों हमने यहां पे समझाने की कोशिश की है कि 3 ग्रुप बनाए, 15 से 49 और ये 2, तो ये तो हमारे आश्रित हैं। जनांकी की लाभांश तब कहलाता है जहां जनसंख्या में कार्यशील जनसंख्या का प्रतिशत ज्यादा होता है, यानी कि कार्यशील जनसंख्या जो है वो ज्यादा है, जबकि निर्भर जनसंख्या का अनुपात कम है। तो बच्चों ये दिखाता है कि अधिक लाभ मिलेगा अगर आप, क्योंकि प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी, जनांकी की वजह से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी होगी। तो बच्चों जनांकी की, भारत में जनांकी की लाभांश की बात करें तो देखिए यहाँ पे कुछ हमने बताया हुआ है। भारत में जनांकी की लाभांश जो है वो 2005-6 से प्रारंभ हुआ, और ऐसा अनुमान है कि भारत 2055 से 56 तक इसका लाभ उठाता रहेगा, यानी कि 55-56 तक भारत की कार्यशील जनसंख्या में ज़्यादा होगी निर्भर जनसंख्या से, और 2041 भारत का पीक आएगा जिसमें भारत की कार्यशील जनसंख्या सबसे ज़्यादा होगी। उसके बाद धीरे धीरे जनसंख्या कार्यशील घटना शुरू हो जाएगी। भारत की औसत आयु 2020 में जो ये, अच्छा औसत आयु हमने वहाँ पे नहीं बताई थी बच्चों, यहाँ बता रहे हैं 28.7 है 2020 में, जबकि चाइना में औसत आयु 38.4 है, यूएसए में 38.5 है। इससे पता चलता है कि भारत जो है बहुत युवा देश है, बहुत ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पे जीडीपी बढ़ेगी, क्योंकि बहुत सारे लोग जो युवा हैं वो इन्वेस्टमेंट करेंगे, उत्पादन करेंगे। लेकिन कई लोगों का ये मत है कि भारत की जनसंख्या इवन ज़्यादा है, लेकिन फिर भी भारत अपनी जनसंख्या को पूरा प्रयोग नहीं कर पा रहा है। तो बच्चों उस ड्रॉबैक के बारे में हम एक अलग से वीडियो बनाई हुई है, हम वो भी आपको आगे वाले वीडियो प्लेलिस्ट में जोड़ देंगे। बेसिकली हमने आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको 4 मुद्दों पे बात की, जिसमें से पहला है पॉपुलेशन पिरामिड। पॉपुलेशन पिरामिड के बारे में हमने समझा, जिस तरीके से पॉपुलेशन पिरामिड के बारे में। इसके अलावा हमने आपसे डिस्कस किया कि पॉपुलेशन पिरामिड के अलावा आयु संरचना, जिसके बारे में यहाँ से जानकारी आपको मिलेगी, कितने पुरुष हैं, कितनी महिलाएं, किस एज ग्रुप में कौन कौन रहता है, पूरी तरीके से जानकारी मिलती है बच्चों इसके बारे में। आयु संरचना के बारे में, इंडिया के बारे में ही हम बात कर रहे हैं, आयु संरचना के बारे में हमें जानकारी मिलती है, ठीक है। और आयु संरचना के अलावा ये नंबर्स में दिखाई हुई है बच्चों पॉपुलेशन, ठीक है, तो आप याद रखिएगा नंबर्स में भी है। आयु संरचना के बारे के अलावा हमें माध्यिका जो मीडियन एज है उसके बारे में भी हमें जानकारी मिली, और साथ ही साथ हम समझ रहे हैं कि भारत अभी भी देखिए जनांकी की लाभांश की स्थिति में है, क्योंकि भारत की अधिकांश जनसंख्या देखिए युवा है। अगर हम 2020 की बात करें तो ये सारी की सारी जनसंख्या जो कि युवा आपको दिख रही है, ये वाली जनसंख्या, ये ज्यादा उत्पादन करने के काबिल है। तो बच्चों इस वीडियो में इतना ही। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छी तरीके से पॉपुलेशन पिरामिड के बारे में या बाकी के टॉपिक के बारे में जानकारी हो गई होगी। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।